बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा था जिसके पुत्र का नाम जनक था। जब राजकुमार जनक की उम्र 15 साल की थी, तभी उसकी 4 शादियां हो गई थी। राजा बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने राजकुमार जनक को राजा बनाने का फैसला किया। राजा बनने के बाद भी जनक हर दिन पढ़ाई के लिए गुरुकुल जाता था। एक दिन जब जनक गुरुकुल जा रहा था, तो उसे रास्ते में एक पनिहारिन मिली। पनिहारिन बहुत सुंदर थी। उसने जनक से पूछा, हे राजन, आप रोज कहाँ जाते हैं? जनक ने कहा, मैं रोज विद्या सीखने अपने गुरु के पास जाता हूँ। पनिहारिन ने कहा, यह तो अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? जनक ने कहा, यह कभी नहीं पढ़ा। तब पनिहारिन ने उससे कहा कि वह त्रिया चरित्र जरूर पढ़े और अपने गुरु से इसके बारे में पूछे। जनक ने कहा कि वह आज ही जाकर अपने गुरु से पूछेगा। पनिहारिन की बात सुनकर जनक गुस्से में अपने गुरु के पास गया। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? गुरु ने कहा, बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि इसे पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। जनक ने कहा, गुरुदेव, आप इसकी चिंता ना करें, मैं खुद इस राज्य का राजा हूँ। राजा जनक की जिद सुनकर गुरु मान गए और उसे त्रिया चरित्र पढ़ाने लगे। जनक को त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते 1 साल लग गया। 1 साल बाद गुरु ने कहा, बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम जा सकते हो और आज से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही जनक जाने वाला था, गुरु ने उसे रोक लिया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूँ, जब तुम इसे अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। राजा जनक ने वो यंत्र ले लिया। गुरु ने कहा, तुम इस यंत्र को ले जाओ और आज रात 12 बजे अपने महल से निकलकर जंगल की तरफ पूर्व दिशा में जाना। जब तुम पूर्व दिशा में जाओ तो यह यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं खड़े हो जाना। जनक मान गया और महल की ओर चला गया। रात के 12 बजे जब उसकी चारों पत्नियां सो गईं, तो राजा जनक यंत्र लेकर महल से जंगल की तरफ निकल पड़ा। वो जंगल में पूर्व दिशा की ओर गया और अपने कानों में यंत्र लगाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि वही पनिहारिन जिसने उससे पहले बात की थी, एक थाली में खाना लेकर जंगल की तरफ जा रही थी। थोड़ी दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। पनिहारिन उस संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा जनक ने देखा कि यह वही पनिहारिन है जिसने मुझे त्रिया चरित्र पढ़ने को कहा था, लेकिन पनिहारिन राजा जनक को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजा जनक के कानों में यंत्र लगा हुआ था। राजा जनक ने सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यह आधी रात को भोजन लेकर संत की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है। जनक भी उसके पीछे छुपकर चलने लगा। पनिहारिन उस बाबा की कुटिया में पहुंच गई। वहां बाबा जादूगर था। जनक छुपकर देख रहा था। बाबा ने पनिहारिन से कहा, अरे पनिहारिन, पहले मुझे यह बता कि आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? पनिहारिन ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। वे मुझे कल ले जाएंगे, इसलिए मुझे उन्हें सुलाने में देर लग गई और यहाँ आने में भी देर हो गई। जब साधु ने यह बात सुनी, तो साधु ने कहा, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई हो? पनिहारिन ने कहा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। साधु ने कहा, पनिहारिन, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु ने एक बड़ा चाकू निकाला और पनिहारिन से कहा, जाओ और अपने पति का सिर काट कर यहाँ ले आओ। अपने पति को मार दो, जो हमारे बीच दरार बन रहा है। तब मैं तुम्हें रख लूंगा और तुमसे विवाह कर लूंगा। तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। बिना कुछ सोचे समझे पनिहारिन ने वह चाकू ले लिया और दौड़ते हुए अपने घर गई। उसका पति सो रहा था। वहां जाकर उसने पति का सिर काट दिया और उसका सिर लेकर साधु के पास आ गई। जनक उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहा था। जब साधु ने देखा कि वह अपने पति को मारकर उसका सिर यहाँ लेकर आई है, तो साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे लात मारी और कहा, भाग जाओ यहाँ से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी, तो तू मेरी क्या होगी? भाग जाओ यहाँ से। अगर तुम मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की यह बात सुनकर उस पनिहारिन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर वह अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर गई और उसकी गर्दन धड़ के साथ लगा देती है और वहीं बैठ जाती है।
इधर जैसे ही सुबह हुई वे अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है, देखो किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन रात में उस पनिहारिन का सारा कारनामा जनक देख चुका था। इधर सारे गांव वाले पनिहारिन के घर जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। वह पनिहारिन भी पीछे से रोती हुई चली जा रही थी, उधर जनक भी जा रहे थे। पनिहारिन भागती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं सती बनूंगी, क्योंकि अगर जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ गई और राजा कहता है, त्रिया चरित्र जाने न कोई और खसम मारकर हो जाए सती। राजा जनक की यह बात और कोई तो नहीं समझ पाया, लेकिन वह पनिहारिन समझ जाती है। वो कहती है, राजा साहब आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। राजा जनक ने पूछा, क्या बताना चाहती हो? पनिहारिन कहती है, राजा साहब आप जब भी चटाई पर बैठे तो चटाई को झाड़ कर बैठना। राजा कहता है, ये क्या कह रही हो? मैं तो राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या जरूरत है? पनिहारिन कहती है, नहीं, जब भी आपको कोई जरूरत आए चटाई पर बैठने की तो तुम चटाई को झाड़ कर बैठना। जनक कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। यह कहने के बाद पनिहारिन अपने पति के साथ सती हो जाती है। जनक अपने घर पर आ जाते हैं। जब दूसरी रात आई तो अपने गुरु के कहने के अनुसार उसने वही यंत्र कान में लगाया और पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहां पर पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को जनक ने देखा उसकी चारों पत्नियां भोजन की थाली लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही थी। जैसे ही राजा ने अपनी चारों पत्नियों को उस साधु की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा तो राजा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह अपने मन में सोचने लगा, ये क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी जनक को देख लेती है, लेकिन अपने पति को नहीं पहचान पाई, क्योंकि उसने अपने कानों में यंत्र लगा रखा था। यंत्र लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है कि यह लड़का इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है। तब रानियों ने उस लड़के को अपनी तरफ बुलाया और कहा, कृपा आप हमारी सहायता करें, इस सामान को उस कुटिया तक ले चलो। बिना कुछ सोचे समझे जनक ने वो थाली अपने हाथों में ले ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया की तरफ जाने लगा। जब रानियां और जनक उस साधु की कुटिया में पहुंचते हैं तो जनक कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि उनके प्यार में ऐसी क्या कमी है जो उसकी चारों रानियां इस साधु के पास आती हैं, और उस साधु के पास ऐसा क्या है जो उसकी चारों रानियां यहाँ आ रही हैं। जनक छुपकर यह सब जानना चाहता था। इधर जब वह चारों रानियां जनक को लेकर साधु के पास पहुंची तो साधु जनक को देखकर कहता है, यह कौन है? तो चारों रानियां कहती हैं, महात्मा जी ये बालक हमें रास्ते में मिला था, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ लेकर आए। रानी कहती है, एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही ये चला जाएगा। साधु उनकी बातों को मान लेता है। साधु अपने शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है कि आज रात के लिए इस बालक के रुकने की व्यवस्था कर दो। वो शिष्य जनक को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है, देख भाई, आज तुझे चटाई पर सोना पड़ेगा। वह शिष्य जनक को इतना कहकर वहां से चला जाता है। जनक उस कमरे में अकेला रह जाता है। वह अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ गई चटाई पर सोने की, चलो कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। जनक जैसे ही चटाई पे बैठने ही वाला था उसे पनिहारिन की बात याद आ गई। वह सोचने लगा कि पनिहारिन ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की जरूरत आए तुम चटाई को जरूर झाड़ लेना। चलो आज पहले चटाई ही झाड़ लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा कुआं है। जब उस कुएं को देखा तो राजा जनक के होश उड़ गए। राजा उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है। राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैदियों में से एक आदमी ने राजा जनक को पहचान लिया। उसने राजा जनक से कहा, आप यहाँ कैसे आए? राजा जनक कहता है, धीरे बोलो, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा, राजा साहब आप यहाँ से भाग जाइए, हम तो यहाँ से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है, आप भी यहाँ फंस जाएंगे। आपको भी पकड़कर यह साधु इसी कुएं में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाइए।
राजा जब उस कमरे के अंदर गया था तो उसने अपने कान में से यंत्र निकाल लिया था, और जब राजा वहां से भागा तो अपने कान में यंत्र लगाना भूल गया। राजा जनक को भागते हुए उन रानियों ने और साधु ने देख लिया था। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो कहती हैं, यह तो हमारे पति हैं। वह महात्मा से कहती है, महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ये तो हमारे पति हैं और वे भागे जा रहे हैं। उन्होंने हमें यहाँ देख लिया है, अब हमारा क्या होगा। साधु कहता है, तुम यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाओ। रानियां राजा जनक को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती हैं, लेकिन राजा जनक इतना तेज था कि वो अपने महल जा पहुंचा। घबराई हुई रानियों के तो होश उड़ गए। फिर वे वापस उसी बाबा के पास आती हैं और बाबा से कहती हैं, महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम जैसे ही घर जाएंगे वे हमारी जान ले लेंगे। आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर वह साधु रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है, जब तुम जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में यह जादुई कील घुसा देना और साथ मिलकर उसे मार देना। बस कहानी खत्म हो जाएगी। वे चारों रानियां साधु की बात मान लेती हैं और जादुई कील लेकर महल जाती हैं। वे रानियां आपस में विचार करती हैं कि राजा उससे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं, तो वे रानियां मिलकर जादू वाली कील छोटी रानी को दे देती हैं और कहती हैं, यह लो, तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजा के सर में यह कील गाड़ देना। तो छोटी रानी कहती है, ठीक है, और छोटी रानी कील लेकर जाती है। जब राजा ने और छोटी रानी कील ले लेती है। जब राजा ने उन चारों रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा, पहले तुम यहीं रुको, पहले मुझे यह बताओ कि हमारे राज में और मुझ में ऐसी क्या कमी है, तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती हो, इसका क्या कारण है। चारों रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं, महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, इसलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। आगे से ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा, और अपनी चारों पत्नियों को माफ कर देता है और कहता है, ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। सबसे छोटी रानी, जिसे राजा जनक बहुत प्रेम करता था, वो राजा जनक को खाना खिलाती है और राजा जनक को सुला देती है। जब वह सो गया तो वे रानियां भी वहां आ जाती हैं। सबसे छोटी रानी जादुई कील निकालती है और राजा के माथे में घुसा देती है। राजा जल्दी से उठा, लेकिन बहुत कमजोर हो चुका था। अब उस राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि उन चारों रानियों से मुकाबला कर सके। वे चारों रानियों राजा को पकड़ने लगी। राजा फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा और अपने महल की खिड़की से कूदकर अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा, गुरुजी, मुझे माफ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु कहते हैं, बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम तिर्या चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है। देखा इसका नतीजा। राजा जनक कहता है, गुरुदेव, मुझे माफ कर दो और जल्दी से मेरी जान बचाओ, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी पत्नी ने मेरे सर में जादुई कील ठोकी है। गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा, यह वही कील है जो साधु ने दी है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजा जनक कहता है, नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कीजिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तो गुरु कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजा जनक पूछता है, क्या उपाय है। गुरुदेव कहते हैं कि हम तुम्हें तोता बना देंगे और तुम सुखवती जाकर रहना, क्योंकि सुखवती पर जादू नहीं चलता है, और तुम्हें जब सच्चा प्रेम करने वाली स्त्री मिलेगी तो तुम फिर से राजा जनक बन जाओगे। राजा जनक कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। तो गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं और वह तोता बनने के बाद वहां से उड़ा और सुखवती में जाकर रहने लगा। चारों रानियां राजा जनक को खोज रही थी। जब राजा जनक नहीं मिला तो फिर से उस बाबा के पास जाती हैं और कहती हैं, बाबा जी, वह रात को भाग गया, आप अपनी पोटली निकालिए और देखिए कि वह कहाँ है। महात्मा अपनी पोटली खोलता है और देखने लगता है कि जनक अब तोता बनकर राजा के घर में ही रह रहा है। वह साधु यह बात रानियों को बताता है तो रानियां कहती हैं, स्वामी, अब क्या करें। साधु कहता है कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जाकर घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़कर लाएगा, हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। उस राज्य के जितने भी बहेलिए थे, वह तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं
और जो भी तोता पकड़ते हैं वह रानी के पास जाते और 5 सोने के सिक्के ले लेते थे और वहां से चले जाते। वे रानियां उस तोते को मार देती थी। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया और राजा जनक जो तोता बनकर जहां गया था वहां सारे तोतों को बहुत ज्ञान की बातें बताता था। सारे तोतों को लगा कि यह तोता तो बहुत समझदार है, ये तोता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। और सभी तोते मिलकर उसे राजा बना लेते हैं। राजा जनक सभी तोतों का राजा बन जाता है और वही रहने लगता है। एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखवती के उस पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर राजा जनक तोता बनकर रहता था। जब बहेलियों ने इतने सारे तोते देखे तो अपने मन में सोचा कि अगर इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन बहेलिया सोचता है कि मैं इतने सारे तोते पकड़कर कैसे ले जाऊं। फिर अगली सुबह सारे तोते दाना चुगने के लिए उड़ जाते हैं। भी वह बहेलिया उस पेड़ के पास जाकर उसकी डालों पर चाकू से कट लगा देता है, जिस कारण से उस पेड़ की गोंद निकलती है और उसी गोंद के कारण तोते उस पेड़ पर चिपक जाने वाले थे। बहेलिया वही छिपकर यह नजारा देखने के लिए इंतजार करता है और जब शाम हुई तो सारे तोते उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा बैठे। तभी उन सभी के पंख और पैर उस गोंद में फंस गए और वे सभी पेड़ की शाखाओं पर चिपक गए, क्योंकि पेड़ पर हर जगह गोंद ही गोंद थी। अब सारे तोते उस गोंद में पूरी तरह से चिपक गए थे। उनके साथ जनक तोता भी शामिल था। तभी वे सभी अपने राजा तोते से अपनी जान बचाने के लिए सलाह मांगने लगे और एक तोता कहता है, हे राजन, आप कुछ भी करो लेकिन हमें आजाद करो, नहीं तो सुबह बहेलिया आएगा और हमें पकड़कर ले जाएगा और मार डालेगा। राजा जनक उन सभी को शांत करके कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब सुबह बहेलिया आएगा तब तुम सभी मरने का नाटक करना, जिस कारण वह बहेलिया हमें निकालकर जमीन पर रख देगा। उसे ऐसा लगना चाहिए कि सारे तोते मर चुके हैं। समय रहते तुम सभी उड़कर अन्य सुरक्षित स्थान पर चले जाना, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर वे सभी अपनी योजना के अनुसार पेड़ पर लटक गए, मानो जैसे सभी मर चुके थे। फिर दूसरी सुबह जब बहेलिया वहां आता है तो वह देखता है कि सारे तोते मर चुके हैं और उसे इस बात का दुख हो रहा था कि सारे तोते मर चुके हैं, इसलिए वह उन सभी को पेड़ से निकालकर जमीन पर रख देता है। तभी सभी मौका देखकर सारे तोते झट से उड़ गए। वही दूसरी तरफ उसने देखा कि जो राजा था, जो तोता बना हुआ था, वह वहीं पर रह गया है और नीचे जितने भी तोते थे वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, अरे ये क्या हुआ, इस पेड़ पर सिर्फ एक ही तोता है जो कि लटका हुआ है और जितने तोते मैंने छुड़ाकर नीचे फेंके वे सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, इसका मतलब इन सभी तोतों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब जो राजा था सिर्फ वही पेड़ पर लटका हुआ था। वो बहेलिया कहता है, यह सब तुम्हारी चाल है, चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा और मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। और इधर वह बहेलिया उस तोते को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। रास्ते में वह तोता कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो वह बहेलिया कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें वहां बेच दूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। जनक कहता है कि मैं अगर तुम्हें 500 सोने के सिक्के दिला दूं तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे। बहेलिया कहता है, तुम मुझे 500 सोने के सिक्के कैसे दिलाओगे। तोता कहता है कि राज्य के मेले में ही बेचो, मूल्य मैं स्वयं बताऊंगा। बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह राज्य के मेले में तोते को बेचने चला जाता है। और राज्य के मेले का यह नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिके तो राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा। जब कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता है तो वह पूछता है कि यह कितने का है, तो वह बहेलिया कहता है कि तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तो वह तोता अपना दाम इतना बता देता है कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे करते करते शाम हो गई और अब सभी अपने अपने घर चले गए। बस एक बहेलिया और एक तोता ही रह गया था। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देखकर आओ कि किसी का सामान तो नहीं रह गया है। जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोते को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलिया से कहता है कि बहेलिया, तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका, तुम इसे कितने में बेच रहे हो। तो तोता कहता है कि जो इन्हें 500 सोने के सिक्के देगा
वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर वह सिपाही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि अरे ये तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है। तब सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं, एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं ही बताता है। वह इतना महंगा बताता है, शायद इसलिए उसे कोई खरीद नहीं सका। राजा सिपाहियों से पूछता है कि वह अपना मूल्य कितना बता रहा है। तो सिपाही कहते हैं कि वह अपना मूल्य 500 सोने के सिक्के बता रहा है। राजा कहता है, चलिए हम खरीदेंगे, अगर नहीं खरीदेंगे तो हमारे राज्य की बदनामी होगी। राजा के बाजार में एक तोता नहीं बिका और इसलिए राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है और कहता है कि इस तोते का मूल्य कितना है। बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है कि राजा साहब, मूल्य तोता स्वयं बताएगा। राजा ने फिर तोते से पूछा तो तोता कहता है कि राजा साहब, जो इन्हें 500 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। अपने सिपाहियों से 500 सोने के सिक्के मंगवाता है और बहेलिये को पकड़ा देता है और तोते को लेकर अपने महल चला जाता है। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था क्योंकि वह राजा था। वह तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता तभी वह तोता बता देता कि राजा साहब, आप पर यह खतरा आने वाला है, और इसी तरह सब उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं। जब यह बात रानी को पता चली कि राजा ऐसा तोता लेकर आए हैं जो बोलता भी है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानी राजा से कहती है, उस तोते को हमारे पास भिजवा दीजिए। हम भी उस तोते को देखना चाहते हैं। हम उस तोते से बातें करना चाहते हैं। राजा वह तोता रानी के पास भिजवा देता है। रानी उस तोते से बातें करके बहुत खुश हो जाती है। रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती है और कहती है कि वाह रे तोता, इसलिए तुझे राजा साहिब ने 500 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। राजा की एक पुत्री थी जो कि बहुत सुंदर थी। उसका नाम माधवी था। रानी अपनी पुत्री से कहती कि आज से तुम ही इस तोते का ध्यान रखो और कल तुम इसे अच्छे से नहला देना। वह राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करती है। जैसे ही सुबह हुई, माधवी उस तोते को लेकर नहलाने जाती है। माधवी तोते को नहला रही थी तो उसने देखा कि तोते के सिर पर एक कील जैसा कुछ लगा हुआ है। माधवी उसको निकाल देती है। माधवी जैसे ही कील को निकालती है, वह तोता पहले वाला एक सुंदर सा राजा बन जाता है। उसे देखकर माधवी घबरा जाती है। राजकुमार कहता है कि तुम घबराओ मत, ये कील वापस से मेरे सर पर लगा दो, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और इसके बारे में मैं तुम्हें रात में बताऊंगा। तुरंत ही माधवी कील राजकुमार के सर में लगा देती है और वह वापस से तोता बन जाता है। रात को माधवी तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सर से कील निकाल देती है और वह तोता फिर से राजा बन जाता है। राजा अपनी सारी कहानी उस राजकुमारी को बताता है और कहता है, माफ करना, यह कहानी तुम किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। माधवी इसके बारे में अपने माता पिता को भी नहीं बताती है। दिन भर वह तोता रहता है और रात को माधवी उस तोते को अपने कमरे में ले जाती और उसके माथे से कील निकाल देती और वह राजा बन जाता है और रात में वे दोनों साथ में ही रहते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। माधवी को राजा से प्रेम हो जाता है। इधर क्या हुआ, जो राजा जनक की पत्नियां थी वह बहुत सारे तोते मरवा देती हैं, लेकिन जो राजा तोता बना हुआ था वह उन्हें नहीं मिलता है और वे उसी साधु के पास जाती है और कहती हैं कि हे महात्मा जी, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, हम अब क्या करें, उन्हें कैसे मारें। वह साधु फिर से अपनी पोटली खोलता है और देखता है कि वह अभी तक तोता बनकर राजा के घर में रह रहा है। साधु रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम नृत्य कला सीख लो। हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला करने जाएंगे और जब राजा हम पर खुश हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीता। साधु तबला बजाना और रानी पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थी। अब साधु को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को राजा से मांग सकते हैं। साधु का भेष बदलकर उन चारों रानियों को नृत्य कला वाली बनाकर राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा उस साधु से पूछता है कि आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं। तब साधु कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं, आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं। राजा को भी गाने और बजाने का बहुत शौक था।
वे मान जाते हैं। उधर वह साधु अपना गाना बजाना चालू करता है। जब उनके गाने बजाने की आवाज तोते के कानों में पहुंची तो तोता समझ गया कि वह साधु उसकी चारों रानियों को लेकर भेष बदलकर यहाँ पर आ गया है। अब उसकी जान नहीं बचेगी। लेकिन जब माधवी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उस तोते के सर से कील निकालती है और वह तोता राजा बन जाता है, तो वह सारी बातें उस माधवी को बताता है। कहता है कि देखो, जो ये गाने बजाने वाले आए हैं, यह वही साधु है। यह गाने बजाने से राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दे कि तोते को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना। जब राजा खुद ही मुझे लेने आए तब भी तुम मुझे मत देना। कहना कि तोता नहीं दूंगी, और जब राजा ना माने, राजा तुमसे जिद करे और मुझे मांगे, तब तुम गुस्से में आकर पिंजरे को फेंक देना। उसके बाद मैं अपने बचने का रास्ता खुद ही ढूंढ लूंगा। माधवी कहती है कि ठीक है राजा। खुश होकर उन्हें कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। वो साधु कहता है कि जो आपके पास तोता है, जिसे आप कुछ दिन पहले ही खरीद कर लाए हैं, आप वह तोता मुझे दे दो। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ उस तोते को लेकर आओ। मंत्री माधवी के पास पहुंचता और कहता है कि ये तोता मुझे दीजिए। माधवी कहती है कि नहीं दूंगी। मंत्री कहता है कि देखिए, आप जिद मत कीजिए। माधवी कहती है तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहाँ भेजो, वही आकर इसे ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा स्वयं आता है उस तोते को लेने के लिए। वह राजा जाकर कहता है कि बेटी, ये तोता मुझे दे दो, ये नृत्य कला वाले को देना है जो ये गाना बजाना किए हैं। तो माधवी कहती है कि पिताजी, ये तोता मैं नहीं दूंगी। राजा क्रोध में आकर कहने लगा कि तुम कैसी बातें कर रही हो, इसे देने को मैंने वादा किया है। जब माधवी ने राजा को क्रोध में देखा तो माधवी को भी गुस्सा आ गया और राजकुमारी गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है। वो पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा, वो टूट गया और तोता चावल का दाना बन गया। और जैसे ही साधु को यह बात पता चली, साधु भी तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को कबूतर खाने लगता है। उसमें से जो एक दाना था, बस वही राजा था। जैसे ही वह दाना कबूतर खाने वाला होता है, राजा बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपटता है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उस कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है और माधवी तोते के सिर से कील निकाल देती है और वह फिर से पहले जैसा राजा बन जाता है। माधवी अपने पिता को सारी बात बता देती है। राजा जनक कहता है कि देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूँ और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। राजा अपनी पुत्री से पूछता है कि बेटी, क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो। तो माधवी कहती है कि पिताजी, मैं इससे प्रेम करती हूँ। राजा जनक राजा की पुत्री से विवाह करके अपने महल जाता है और जो उनकी पत्नियां थी उनको पकड़कर कारागार में डाल देता है और राजा जनक खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। दोस्तों, फिर राजा का तोता बन जाना और फिर प्रेम की शक्ति से वापस इंसान बन जाना यही सिखाता है कि प्रेम और बुद्धि दोनों मिल जाएं तो कोई भी परिस्थितियां बदली जा सकती हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।